जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो मित्रों, मेरी कहानियों को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। आप यूं ही साथ देते रहिए और यूं ही एहसासों के सिलसिले चलते रहेंगे। मित्रों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और लाइक और शेयर भी। शाम का खाना भी आज मौसी के ही घर हुआ। खाने के बाद मेघना वापस ऊपर आ गई, पर सौरभ अभी मौसी के पास ही था। कैसी है वो? ठीक तो है ना? जानती हूँ बुरा लगा होगा, मौसी ने कहा। कोई बात नहीं मौसी, आदत हो जाएगी उसे। ये दुनिया ऐसी ही है, इंसान को जीने नहीं देती। जो उसके पास है उसके लिए कभी सराहना नहीं करती, और जो उसके पास नहीं है उसके ताने मारती है। जो इंसान बड़े से बड़ा गुनाह कर जाता है उसे कोई कुछ नहीं कहता, और जहाँ इंसान की कोई गलती नहीं होती वहाँ उसे दोषी ठहराते हैं। और यह नज़रिया लड़कियों के लिए तो और भी दोगला हो जाता है। सौरभ ने कहा तो मौसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, धीमे धीमे संभल जाएगी वह, और यहाँ के लोग भी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर शायद कोई कुछ ना कहे। कोई कहेगा तो अब जवाब दे देगी वह खुद, इतना समझा दिया है मैंने। सौरभ ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। अच्छा किया, बाकी मुझे विश्वास है मेरे बेटे पर, वह जल्दी ही सब कुछ सही कर देगा। मौसी ने बर्तन समेटते हुए कहा। कोशिश जारी है मौसी, बाकी आप भी समझती हो और मैं भी समझता हूँ उसके हालात अभी ठीक नहीं है। इतना आसान तो नहीं होता ना किसी के लिए भी किसी को बुलाना। आपको याद होगा जब मम्मी पापा नहीं रहे थे तो मुझे उसे हादसे से उबरने में ही कितना समय लगा था। आपने ही संभाला था, आप नहीं होती तो शायद कभी संभल ही नहीं पाता मैं। सौरभ ने कहा तो मौसी ने उसकी तरफ देखा। और फिर उसे तो समय ही नहीं मिला। जिस दिन हम लोगों की शादी हुई उसी दिन अभिषेक इस दुनिया से विदा हुआ है। उसके लिए बहुत मुश्किल है। अभी 13 दिन भी नहीं हुए हैं अभिषेक को गए हुए, इतनी जल्दी तो नहीं भूल पाएगी ना। और फिर उस दिन तक वह उसी घर में थी। मेघना आंखों के सामने था वह। मौसी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ा सा समय तो देना होगा ना मौसी, ताकि सब चीज़ों को नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट कर पाए वो। उसकी खुशियों के बारे में सोचा हम सब ने, मैं समझता हूँ अभिषेक ने सोचा, उसके परिवार ने सोचा, पर एक बात हम भूल जाते हैं कि जिस इंसान को वह दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी उसके साथ खुश रहने का, जीने का अधिकार तो मिला ही नहीं, उसके लिए रोने तक का अधिकार नहीं मिला उसे। और फिर कहते कहते सौरभ रुक गया। मौसी ने उसके गाल से हाथ लगाया। जानती थी कि तू समझदार है, चीज़ों को समझता है, इसीलिए जब तूने मेघना से शादी की इच्छा जाहिर की तो मैं एक बार भी मना नहीं किया। पर मेरा बेटा इतना समझदार होगा मैंने नहीं सोचा था। काश कि तेरे जैसी सोच अगर आधे लोगों की भी हो जाए तो इस दुनिया से विधवा शब्द ही मिट जाए, और कोई कभी किसी को अपशकुनी या मनहूस ना कहे, और लड़कियों की तो जिंदगी संवर जाए। मौसी भावुक होकर बोली। अच्छा बुरा मैं नहीं जानता मौसी, पर इतना जानता हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे या जो लोग मुझसे जुड़ चुके हैं उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि उनके जीवन में खुशियाँ आए। सौरभ ने कहा और मौसी के साथ बाकी का काम समेटना लगा। अच्छा अब तू जा आराम कर, बहुत समय हो गया है, और फिर मेघना भी ऊपर अकेली है। नई जगह है, नया माहौल, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। मौसी बोली। हाँ जाता हूँ मैं, बस आपसे एक बात कहना था। सौरभ ने कहा तो मौसी ने उसकी तरफ देखा। बस आज खाना आपके साथ हो गया, कल से परेशान मत होइए, मैं और मेघना मैनेज कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। अरे ऐसे कैसे मैनेज कर लोगे? मैं हूं ना, और बड़ी जीजी कुछ भी कहती रहे तू मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा। अभी वैसे भी वह ठीक नहीं है, तब तक मैं करती हूं ना। मौसी बोली। नहीं मौसी, मैं नहीं चाहता इस बात को लेकर बड़ी माँ आपको बेवजह ही सुनाएं। भैया की शादी जब हुई थी तो अगले दिन से ही फिर से तीनों जगह अपना खाना और अपना अपना काम होने लगा था। बस वही इस बार होगा। आप परेशान मत होइए, वह नहीं है, पर मैं तो नया नहीं हूं ना, इसी घर में रहता आया हूं और आगे भी यही रहूंगा। मैं सब संभाल लूंगा। आप बस जब दिन में मैं ऑफिस जाऊंगा तब एक दो बार जाकर मिल लीजिएगा ताकि उसे अकेलापन ना लगे। सौरभ ने कहा। ठीक है बेटा, बाकी कुछ भी परेशानी की बात नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगे वह मुझे बता देना, मैं वैसा कर दूंगी। मौसी ने कहा। बस अभी सिर्फ इतना ही, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा, सौरभ बोला और फिर ऊपर चला गया। सौरभ ऊपर आया तो देखा कि मेघना हॉल में बैठी हुई है। क्या हुआ, थकान नहीं हो रही क्या मेघू? सोना है, सो जाओ जाकर, सौरभ ने कहा। मेघना ने उसे देखा और फिर गर्दन झुका दी। सौरभ जाकर उसके पास बैठ गया। क्या सोच रही हो? उद्धरण चिन्ह। कुछ भी नहीं, आप जाइए, मुझे नींद नहीं आ रही है। मेघना बोली। ठीक है ये लो टीवी देख लो थोड़ी देर, अच्छा लगेगा, कोई अच्छी सी मूवी लगा लो, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे रियली में थकान हो रही है और फिर कल से ऑफिस भी शुरू हो जाएगा। सौरभ ने कहा और अपने कमरे में चला गया। वह नहीं चाहता था कि उसके लगातार बैठे रहने से मेघना असहज हो या उसके बारे में कुछ गलत सोचने लगे। सौरभ जाकर बिस्तर पर लेट गया, पर नींद आंखों में नहीं थी। मेघना की फिक्र लगी हुई थी कि पता नहीं क्या सोच रही होगी। मेघना यूं ही बैठी रही।
दिमाग में न जाने क्या क्या चल रहा था। इन कुछ दिनों में जैसे जिंदगी एकदम से घूम गई हो। पिछले 1-1.5 महीने का समय उसकी आंखों के आगे ऐसे घूम गया जैसे एक दिन हो। अभिषेक का बीमार होना, उसके साथ कटा कटा रहना, उससे दूर होना और फिर यह शादी का निर्णय करना। मेघना की आंखों में आंसू भर आए और उसने आंखें बंद करके सोफे से सिर टिका लिया। पता नहीं यह आपका मुझे अत्यधिक प्रेम था या इस दुनिया से मोहभंग। आप तो अपने जाने के 1 महीने पहले से ही मुझसे दूर हो गए थे। शायद आपने सोच लिया था कि आगे मेरे लिए आपको क्या करना है, इसीलिए आप ना ही खुद को और ना ही मुझे कोई उम्मीद देना चाहते थे। मेघना ने खुद से ही कहा और आंखें खोली। घड़ी की तरफ देखा जो कि 11 बजा रही थी। उसने सोचा कि उठकर जाए और अंदर सोए पर हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर यूं ही बैठी घड़ी की सुइयां देखती रही जो कि धीमे धीमे एक एक पल आगे बढ़ रही थी। पर मेघा की जिंदगी तो एक पल में ही जैसे पूरी बदल गई थी। इस बदलाव को मेघा अभी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह ये बात समझ रही थी कि अभिषेक ने जो किया सही किया। एक विधवा की जिंदगी आसान नहीं होती और उसके लिए सौरभ को चुनकर भी अभिषेक ने एक अच्छा फैसला लिया है। सौरभ को जितना जाना था, जितना समझा था, मेघना समझ गई थी कि वह एक अच्छा इंसान है, पर फिर भी कहते हैं ना कि ना ही पुरानी यादें एकदम से खत्म होती है और ना ही इंसान नई चीज़ों को स्वीकार कर पाता है। मेघना भी ऐसे ही बैठे बैठे उस घड़ी को देखती रही। न जाने कब उसकी नींद लगी, उसे पता ही नहीं चला। उधर सौरभ भी थकान के कारण जल्दी सो गया था, पर आधी रात को उसकी नींद खुली तो ध्यान आया कि मेघना अब तक रूम में नहीं आई है और शायद बाहर ही बैठी है। सौरभ उठकर बाहर आया तो देखा मेघना सोफे के बैक सिर टिकाए सो रही है। सौरभ ने धीमे से आकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया तो मेघना की आंखें एकदम से घबराहट के कारण खुल गई और उसने जल्दी से सौरभ की तरफ देखा। सौरभ उसे ही देख रहा था। मिश्रा जी, वह मैं, मेघना ने हड़बड़ा के कहा। तुम यहाँ पर बैठे बैठे सो रही थी। अगर रात भर ऐसे ही सोती रहोगी तो बॉडी स्टिफ हो जाएगी और बेवजह ही पेन होगा, इसलिए लेने आया हूँ, सौरभ ने कहा और उसे देखते हुए ले जाकर उसे बिस्तर पर सीधा लेटा दिया। मेघना एकदम से उठकर बैठ गई। सो जाओ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाइफ हो, मेरी फिक्र है मुझे तुम्हारी और यूं ही तो तुम्हें नहीं छोड़ सकता ना कि कहीं पर भी बैठे बैठे सोती रहो। अभी तकलीफ हो जाएगी तो जानता हूं कि बताओगे भी नहीं मुझे, सौरभ ने दूसरी साइड लेते हुए कहा। मेघना चुपचाप से एक कोने में सिकुड़ कर लेट गई। घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही अनकंफर्टेबल होने की। हम मैरिड कपल है और अब से यहीं पर सोना है तुम्हें मेरे पास, सौरभ ने धीमे से कहा और आंखें बंद कर ली। पर मेघना की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वो करवटें बदलती रही पर नींद नहीं आई। उठकर जा नहीं सकती थी तो बस यूं ही लेटी रही। रात के अंतिम पहर नींद उस पर हावी हो गई और उसकी आंखों लग गई जो कि सीधे 9 बजे खुली। अरे इतनी देर हो गई, मेघना खुद से बोली और रूम में चारों तरफ देखा पर सौरभ नहीं था। मिश्रा जी, लगता है बाहर हॉल में होंगे, मेघना ने खुद से ही कहा और उठकर हॉल में आई तो सौरभ वहां भी नहीं था। उसने एक एक करके बाकी के कमरे भी देखे पर सौरभ घर में ही नहीं था। मेघना का सर हल्का भारी हो रहा था तो वह किचन में चल दी ये देखने के लिए कि किचन में क्या क्या है और वह अपने लिए चाय बना ले। वैसे भी इस घर में आने के बाद उसने अब तक तो कोई काम नहीं किया था, पर अब से उसे अपना काम देखना था और यह घर भी संभालना था। कल उसकी मम्मी ने यह बात उसे समझा दी थी और साथ ही बड़ी माँ ने भी कि सब अपना अपना देखें। सौरभ इस समय घर में नहीं था पर वह इतना समझ गई थी कि यह पोर्शन सौरभ और उसका है और यहाँ का की पूरी जिम्मेदारी उसकी है। अब चाय पीने के लिए वह नीचे मौसी के पास तो नहीं जा सकती, सोचकर उसने किचन में जाकर बर्तन ढूंढे तभी नज़र स्लैब रखे थर्मस पर गई जिसके नीचे एक कागज़ रखा हुआ था। मेघना ने आंखें बड़ी कर उस थर्मस को देखा और वह कागज़ उठा लिया। गुड मॉर्निंग मेघू, 3-4 दिन की लगातार छुट्टियां हो गई थी इसलिए आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना पड़ा। एक और ज़रूरी मीटिंग है और तुम सुबह के समय पर ही सोई थी इसलिए मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं लगा। वैसे अब ये घर और यह किचन तुम्हें संभालना है, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है और मैं हर समय हर पल तुम्हारे साथ हूँ। फ्रिज में सब्जियां रखी है, किचन में पूरा किराना है, सुबह का नाश्ता मैंने बना दिया है और हाँ दाल चावल भी बनाकर रख दिया है तुम्हारे लिए लंच के लिए। खाना बनाना मुझे आता है इसलिए परेशान मत होना। चाय बना दी है, चाय पीना, नाश्ता करना और आराम करना। आज का लंच तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी शाम को आकर मिलकर दोनों डिनर का देख लेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना या फिर मौसी से पूछ लेना। मेरा नंबर तुम्हारे फ़ोन में मैंने सेव कर दिया है। शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा, तब तक अपना ख्याल रखना और हाँ कुछ भी नेगेटिव बातें अपने मन में मत लाना। अपने घर वालों से बात कर लेना, चाहो तो सोनम के साथ कहीं घुमाना, बाकी शाम को आकर तुम्हें कहीं लेकर चलूंगा। तुम्हारा सौरभ। नीचे तुम्हारा सौरभ लिखा हुआ था और उसे काटकर फिर से लिखा गया था तुम्हारे मिश्रा जी। मेघना के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने चाय कप में निकाली और बाहर आकर हॉल में बैठ गई।
कुछ भी खाने का मन नहीं था तो बस चाय पी और फिर उठकर नहाने जाने लगी। तभी नज़र सोफे पर रखी उसी येलो साड़ी पर गई जो कि सौरभ ने एक दिन पहले भी निकालकर उसे पहनने के लिए रखी थी और आज फिर से रखी। मेघना ने उस साड़ी को देखा और उसे वापस से कपबोर्ड में रख दिया और एक सादा सा सूट निकालकर रेडी होने चली गई। रेडी होकर आई तब तक मौसी भी ऊपर आ गई थी। कैसी हो, कुछ चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। ठीक हूँ मौसी, मेघना ने कहा। कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक कह देना, मैं पूरा टाइम घर पर ही रहती हूँ तो चिंता की कोई बात नहीं है। बाकी तुम्हारे मौसा जी और घर के सभी मर्द काम पर जा चुके हैं। नीचे बड़ी जीजी और रश्मि है, बाकी यहाँ पर हम लोग। मौसी जी अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मिश्रा जी सब कुछ करके गए हैं। मेघना ने कहा तो मौसी मुस्कुरा उठी। वह ऐसा ही है, बिना बोले ही सब कुछ कर जाता है। मैंने भी कई बार उससे कहा था कि मेरे साथ खाना खा लिया करो पर नहीं। जब से कनाडा से लौटा है अपना खाना पीना अपना काम खुद ही करता है। पर अब तुम आ गई हो न उसका ख्याल रखने को तो अब मुझे फिक्र नहीं। मेघना ने कोई जवाब नहीं दिया। बाकी सोनम अभी स्कूल गई हुई है, आएगी तो तुम्हारे पास भेज दूंगी, तुम्हारा मन लग जाएगा और तुम्हारा मन करे तब नीचे आ जाना। जी मौसी, मेघना ने जवाब दिया। तो फिर मौसी चली गई और मेघना वापस से सोफे पर बैठ गई। नज़र चारों तरफ घूमने लगी। आज पहली बार वह इस घर को ध्यान से देखा था उसने। घर अच्छा खासा बड़ा था, 3 रूम, एक हॉल, किचन और बाहर खुला खूबसूरत टेरेस और टेरेस गार्डन भी था। घर खूबसूरती से बना हुआ था पर साफ सफाई ठीक से नहीं हुई थी। जैसा कि मौसी ने बताया था, मौसी की मेड ही बीच बीच में आकर साफ सफाई करके जाती थी तो वह इसी तरीके का था। मेघना ने गहरी सांस ली और एक कपड़ा ढूंढकर साफ सफाई करने में लग गई। वैसे भी उसकी आदत नहीं थी बैठे रहने की और इसी तरीके से उसका समय भी निकल जाना था। हॉल में ही सौरभ की मम्मी और पापा की फोटो लगी हुई थी जिस पर धूल की परत चढ़ी हुई थी। मेघना ने उस फोटो को साफ किया और उसके नीचे दीपक जला दिया, फिर हाथ जोड़ लिए। बाकी लोगों की तरह आपकी भी उम्मीदें होगी अपनी बहू से। मिश्रा जी आपके इकलौते बेटे जो है, माफ़ कीजिएगा शायद मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर पाऊँ। कोशिश अपनी तरफ से करूंगी क्योंकि यह रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं, मेरे लिए जिम्मेदारी है, वह जिम्मेदारी जो कि अभिषेक मुझे सौंप कर गए हैं। यह एक नॉर्मल पति पत्नी का रिश्ता नहीं बल्कि एक वादा है, वह वादा जो मैंने अभिषेक से किया है कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी। पर आप तो समझ सकते हैं न कि वादा करना आसान होता है पर निभाना उतना ही मुश्किल। जाने अनजाने मुझसे कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेघना ने कहा और फिर बाकी का काम करने लगी। फिर अपने मम्मी पापा सा बात की। इतना होते होते दोपहर निकल गई पर उसने अब तक नहीं नाश्ता किया था ना ही खाना खाया था। घड़ी में 3 बजे वह वापस काम खत्म कर सोफे पर बैठी कि तभी थोड़ी देर में सोनम आ गई। अरे वाह भाभी, आपने तो पूरा घर चकाचक कर दिया, पर इतना काम करने की क्या ज़रूरत थी? मेड आती है ना नीचे, उसको बोल देती वह कर देती। कोई बात नहीं, मैं भी तो खाली ही बैठी थी, कुछ करने को भी तो नहीं था तो कर दिया, इसी बहाने थोड़ा टाइम पास हो गया, मेघना ने कहा। अच्छा भाभी, खाना हो गया आपका? सोनम ने पूछा। हाँ, मेघना ने झूठ बोल दिया क्योंकि अगर वह बोल देती कि उसने खाना नहीं खाया है तो सोनम सौरभ को बोल देती या फिर उसे जबरदस्ती खान को कहती, जबकि मेघना का कुछ भी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आप चाहो तो अब मेड लगा लो, अभी तक तो भैया अकेले रहते थे तो उन्हें ज़रूरत नहीं थी, पर आप चाहो तो रोज के लिए लगा लो ना, आपको काम में आसानी हो जाएगी, सोनम ने सोफे पर फैलते हुए कहा। ज़रूरत होगी तो लगा लूँगी, पर अभी तो ज़रूरत ही नहीं है। करूँगी भी क्या, पूरा दिन बैठे बैठे तो थोड़ा काम ही हो जाएगा। आप भी ना बिल्कुल भैया की तरह बातें करती हो भाभी। भैया से भी जब भी मम्मी कहती है कि मेड को परमानेंट लगा लो तो भैया भी यही कहते हैं कि इस बहाने टाइम पास हो जाता है, वरना बैठे बैठे करेंगे क्या, और अपना सारा काम खुद ही करते हैं। साफ सफाई, कपड़े धोना, कपड़े, खाना बनाना। थोड़ा बहुत समय मिला तो मम्मी के पास आकर बैठते हैं। बाकी और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं होती, सिर्फ मम्मी और मुझसे ही बात करते हैं। मेघना ध्यान से सोनम की बात है सुन रही थी। पता है भाभी, भैया शुरू से ऐसे शांत और समझदार नहीं थे, पर कहते हैं ना, जब वक्त की मार पड़ती है तो इंसान बदल जाता है। पहले भैया बहुत शरारती थे, पूरा दिन मस्ती करना, मजाक करना और जी भर खेलना, पर जब मौसी जी और मौसा जी की डेथ हुई तो उसके बाद भैया एकदम बदल गए। कई महीनों तक तो उनके मुंह से एक शब्द किसी ने नहीं सुना, एकदम खामोश हो गए थे, बस अकेले बैठे रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। धीमे धीमे मम्मी ने उनसे बात करके उनके मन का दर्द कम किया और फिर भैया थोड़े नॉर्मल हुए, पर उसके बाद भी पहले जैसे नहीं हो पाए। अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गए हैं, बात करते हैं, सबसे नॉर्मल व्यवहार करते हैं, पर वह जो उनकी खिलखिलाहट थी, वह जो उनकी मस्ती करने की आदत थी, वह बहुत पीछे छूट गई। सोनम बोली तो मेघना की आंखें अपने पुराने दिन याद कर भर आई। ऐसा क्यों होता है भाभी? सोनम ने कहा तो मेघना ने भरी आंखों से उसे देखा। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव,